Welcome to my YouTube channel Education Adda. Today I am going to start chapter 5 Separation of Substances means पदार्थों का पृथक्करण. Separation of substances. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं. जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई एक मिक्सचर है, उसमें से पदार्थ को हम पृथक करते हुए देखते हैं. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड्स विथ अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्ट्रेनर. चाय की पत्तियों द्वारा मतलब चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स while harvesting. Milk or curd is churned to separated the butter. As we learn in chapter 3, we begin cotton to separate its seed from the fiber. जैसा कि फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसों से अलग किया जाता है, मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को मथा जाता है. सिमिलरली, जैसा कि हमने क्या चैप्टर 3 में देखा था, क्या देखा था फ्रेंड्स, कि रेशो से बीजों को अलग किया जा रहा था, जिस प्रोसेस को हम लोग ओटना कहते थे, गिनिंग प्रोसेस. परहैप्स यू माइट हैव eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. आपने जैसे कि पोहा वगैरह या दलिया वगैरह खाया होगा, तो आपने यह पाया कि अगर उसमें मिर्च वगैरह होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, सावधानी से अपने हाथों से अलग कर देते हैं या सावधानी से उसको अलग करके बाहर निकाल देते हैं. सपोज you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separated container. Right. कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इनको अलग करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे कि कुछ आम या अमरूद में से किसी एक फल को उठाएंगे और बर्तन में उसको रख देंगे, किसी दूसरे बर्तन में. तो क्या यह सही है? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think to separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अब ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु अगर जैसे आपको कहा जाए कि यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद हो, तो अब तो वो इजी है. ठीक है, मैंगो या गुआवा में से कोई हो तब तो वो इजी होगा कि हाँ चलो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंगो या गुआवा की तुलना में वो जो चीज़ है या मटेरियल है क्या हो, बहुत ही छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो, तो क्या होगा? तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? इमेजिन यू, कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक को, जैसे कि रेत और नमक के मिश्रण को भरा हुआ कोई मतलब आपको एक मटेरियल मिल जाए जिसमें रेत और नमक को मिक्स कर दिया जाए और फिर उसको कहा जाए कि आप हाथों से बीनकर उसको पृथक करिए, तो ऐसा कि क्या, ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल है. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया फ्रेंड्स, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. दूध या दही का मंथन करके उनको क्या करते हैं, निकाला जाना. अब फ्रेंड्स, activity 1, in column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumped up.
Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? फ्रेंड्स, एक्टिविटी फर्स्ट में ये बताया गया है कि जैसा कि कॉलम ये 5.1 आप देख रहे हैं, इसमें ये वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, मतलब हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, वो इसमें बताया गया है। तो इसमें कुछ पदार्थों के क्या दिए हुए, प्रोसेस दिए हुए हैं और उनको पृथक करने का एक पर्पस दिया हुआ है, और साथ ही उसको पृथक करने के लिए मतलब कि अवयवों को पृथक करने के ढंगों को, मतलब किस वजह से उसको अलग करना है, उनको किस प्रोसेस से अलग करना है, वो कॉलम 3, 2 एंड 3 में दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 और 3 में दी गई सूचना जो है वो क्या है, बहुत ही अव्यवस्थित है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा उसको अलग करने के अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सेपरेशन ऑफ प्रोसेस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो इसमें दिखाया गया है फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जैसे पदार्थों का प्रक्रम मतलब पृथक करने का प्रोसेस जो है, और उसके लिए एक पर्पस दिया है कि उसको क्यों पृथक करना है, और साथ ही उसमें जो हम अवयवों का उपयोग करते हैं, वो अवयवों का जो हम क्या करते हैं वो बताया गया है। तो फर्स्ट है कि सेपरेशन स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावलों से पत्थरों को अलग करना। अब इसमें क्या है कि इसमें दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, परंतु दो भिन्न हैं, लेकिन उनको क्या है उसमें से जो केवल यूजफुल है उसको अलग करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड को केवल अलग करके फेंक देते हैं, जैसे कंकर वगैरह हो गया। अब यहाँ पे क्या है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मंथन करना। तो उसके लिए भी अनयूजफुल जो कंपोनेंट्स हैं, नॉन यूजफुल जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं, और हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे सेपरेट टी लीव्स, यानी कि अगर हम जैसे चाय की पत्तियों को अलग करते हैं, तो उसमें से भी हम जो क्या करते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और हम दोनों को, और हमको क्या करना है, वी यूज बोथ कंपोनेंट्स, हमको दोनों का उपयोग करना है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. So, sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को उसके उपयोग से पहले हम उसमें से क्या करते हैं कि जो उसमें मिक्स किया हुआ जो भी हार्मफुल और अनयूजफुल मटेरियल्स है, उनको हम पृथक करने की क्या होती है, हमको ज़रूरत होती है। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी उसमें से अलग करते हैं, जिनकी हमें अलग करने से क्या होती है, जिनको हमें अलग करके दोनों का यूज़ करना होता है, तब हम ऐसा करते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, these may be in any three states of matter like solid, liquid or gas. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अब अलग किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अगर हम साइजेस की बात करें या फिर उनके अंदर जो मैटर है उनकी बात करें, तो वो क्या है, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि उसमें जो अलग किया जा रहा है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, इनमें से कोई भी स्टेट हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों से ऐसे मिश्रण को पृथक करते हैं जिनके गुणधर्मों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। Method of separation, we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may have across some of these methods being used in day to day activities. अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम अपने पदार्थों के पृथक्करण के कुछ साधारण से मेथड्स को क्या करते हैं यहाँ पे, अब जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया कि डेली लाइफ में हम किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं पदार्थों से, उनमें से हार्मफुल या फिर यूजफुल मटेरियल्स को अलग करने के लिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हैंड पिकिंग, मीन्स जो हम हाथों से काम करते हैं, हस्त चयन विधि, उसकी बात करते हैं। Activity 2, being a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now separate the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper?
are there pieces of stone, husks, broken grain, and the particles of any grain in it. Now remove with your hand and the pieces of stone, husks, and other grains from it. अब क्या करना है कि दुकान से पहले क्या करना है, एक पैकेट को लेकर आना है खरीद के अपने क्लासरूम में, और फिर उसके बाद आप क्या करना है कि अनाज को कागज़ के एक शीट पर फैलाना है। फिर आप क्या करते हैं कि कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न के कण को अगर आप पाते हैं तो क्या आप इसमें से पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न के कण, ये सब हक्स वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, अन्य खाद्य कणों को क्या हम अलग कर सकते हैं? तो क्या उसमें है? अगर हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अपने हाथों से क्या टुकड़े जो होते हैं, पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य कणों को उनको क्या करते हैं, उनको पृथक करते हैं, अलग कर लेते हैं। दिस मेथड मतलब जैसे कि अगर उसमें कूड़े वगैरह है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने हैंड से ही क्या करते हैं, हटा देते हैं। और दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर sized impurities like the pieces of dirt, stone, husks from the wheat, rice or pulses as figure 5.3। और हस्तचयन की इस विधि का यानी कि हैंड पिकिंग इस मेथड का उपयोग हम जनरली गेहूं, चावल और दालों में से कुछ बड़े कंकड़, पत्थर और भूसे वगैरह को जो हाथों से हटाए जा सके उनको पृथक करने के लिए ऐसा काम हम करते हैं। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find the hand picking in a convenient method of separating substances. तो ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, जिसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं, तो वहाँ पर हैंड पिकिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, इनकन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम 5.3 में आपने देखा कि हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन, इसमें क्या कर रहा है कि एक आदमी जो है वो अनाज से पत्थर के टुकड़ों को क्या कर रहा है, मतलब अनाज उनको हाथों से अलग कर दे रहा है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, थ्रेसिंग में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। The stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain sheets attached to it. Imagine the number of grain sheets in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separated grain sheets from those bundles of stalks? अब क्या करना है आपको कि आपने जैसे खेत खलिहान वगैरह में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को या फिर उनके मतलब कि पौधों के जो गट्ठर होते हैं उनको आपने देखा होगा। तो सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए जैसे कि उसको अलग करने से पहले क्या करते हैं कि धूप में उनको क्या हो सुखाया जाता है, धूप में उनको पहले क्या करते हैं सुखा दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रत्येक सूखे हुए पौधे की जो डंडी होती है उनमें से हम अलग कर लेते हैं, जो भी अन्न के कण होते हैं उनमें से हम उनको क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। और खेतों में रखे इस तरह के सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की अगर हम कल्पना करें तो किसान क्या है कि इन सूखे गट्ठरों को इतने अधिक अनाज से कैसे अलग करेगा। इसको हाथ से तो आप अलग कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा अगर अनाज है, प्रत्येक की अगर हम डंडी तोड़ के अलग अलग एक एक दाने को निकाले, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो तो इम्पॉसिबल है। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain sheets are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain sheets from their stalks? तो जैसा कि बताया कि क्या है कि आम और अमरूदों से तो आम और अमरूद को तो आराम से हम लोग अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अन्न कट जो होते हैं वो उनकी जो साइज़ होती है वो आम और अमरूद की तुलना में बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इनको क्या है इनकी डंडियों से इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो इन अन्न कणों को डंडियों से अब कैसे पृथक करते हैं, तो यहाँ पर एक थ्रेसिंग का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें क्या किया गया है थ्रेसिंग प्रोसेस में, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स
etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain sheets as figure 5.3. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also called to thresh large quantities of grain. तो सूखे अनाज के पौधों की डंडियों से अन्न कणों या फिर जो अनाज होते हैं उनको पृथक करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज थ्रेसिंग। तो यहाँ से एक आपको डेफिनेशन मिली व्हाट इज थ्रेसिंग। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सूखे जो भी अनाज के कण होते हैं उनको जो पृथक करने की जो प्रोसेस होता है उनको हम थ्रेसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं कि जो डंडियाँ होती हैं उनको पीट करके उनमें से अन्न कणों को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस किसान को ये भी ऐसा ही कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि थ्रेसिंग का कार्य हम लोग बैल वगैरह की हेल्प से कर लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में अगर अन्न कण या फिर अनाज वगैरह मौजूद हैं तो उनको डंडियों से अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विनोविंग की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ये। तो एक्टिविटी 3, make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components may be made out easily? Are the sizes of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि हमारा जो थर्ड है प्रोसेस विनोविंग मीन्स होता है, हिंदी में इसको निष्पावन बोलते हैं। तो उसके लिए पहले एक्टिविटी 3 बताई गई है कि जैसे सूखे रेत और लकड़ी के जो बुरादे होते हैं या फिर सूखी पत्ती के जो पाउडर होते हैं, पाउडर और ड्राई लीव्स वगैरह जो होते हैं उनका क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है और उसको क्या करना है, इस मिश्रण को क्या करना है, प्लेट या फिर किसी न्यूज़पेपर में रख लेना है। फिर अब क्या करना है कि मिक्सचर को ध्यान से देखना है और क्या दोनों अवयव को हम अपने आसानी से अलग कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। तो क्या दोनों अवयव के कणों के जो साइजेज होते हैं क्या वो सेम है, क्या इनको हम हैंड पिकिंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल जहाँ तक है ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly to the mixture slides at slowly. What happens? पहले क्या करना है फ्रेंड्स कि अब आप इस मिश्रण को क्या करना है, पहले तो एक खुले मैदान में ले जाइए, रेस्ड इट मतलब उसको वहाँ पे ले जाइए और ऊंचे से जो भी मतलब दिखे किसी ऊंचे से जगह पर जाकर खड़े हो जाना है। और जो मिक्सअप है उसको प्लेट या फिर न्यूज़पेपर में क्या करना है, रखना है। और जिस प्लेट या न्यूज़पेपर पर उसको रखा है उसे पकड़ कर हवा में क्या करना है, थोड़ा सा अपने शोल्डर से ऊंचे तक, अपने शोल्डर की ऊंचाई तक ले जाना है और थोड़ा सा टेढ़ा करना है ताकि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे क्या हो, नीचे गिरे। अभी आप डायग्राम के थ्रू समझ जाएंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स कि व्हाट हैपेंस डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड द सॉडस्ट या और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेसेस। अब क्या होता है कि क्या दोनों जो रेत और बुरादे हैं ये दोनों या सूखी पत्तियों का पाउडर है क्या एक ही स्थान पर गिरते हैं? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? क्या मतलब कोई ऐसा अवयव है जो हवा से भी उड़कर दूर चला जाता है, हवा से उड़कर दूर चला जाता है? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो क्या ये जो मिश्रण है ये हवा से जो है वो क्या मैनेज किया जा रहा है? तो अब हमको देखना है कि इस मेथड में क्या होता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। तो इस मेथड को जिस तरह से ये हवा के थ्रू जो कंपोनेंट्स को अलग किया जा रहा है इसको हम हिंदी में निष्पावन, इंग्लिश में विनोविंग कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन मिल गई फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या जाना हमने कि जो हल्की चीज़ें होती हैं वो हवा से उड़ के दूर चली जाती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं एज लाइक ग्रेन वगैरह जो है, अनाज के कण वगैरह, वो नीचे आकर गिर जाते हैं।
Winnowing is used to separate the heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier sheets of grain like figure 5.5. तो इसमें जैसा कि फिगर 5.5 में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि एक मतलब कि एक लेडी है वो कि विनोविंग प्रोसेस कर रही है। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में किसी मिश्रण से अवयवों को अलग करने के लिए क्या करते हैं भूसे के साथ जो भी मतलब जो भी उसमें होते हैं हल्के कण वो हवा से उड़कर क्या होते हैं दूर चले जाते हैं, जबकि जो भारी वाले अन्य कण होते हैं वो क्या होते हैं वहीं पे नीचे बैठ जाते हैं या फिर ढेर होकर इकट्ठा हो जाते हैं और अलग किए हुए भूसे को हम लोग क्या करते हैं जैसे कि जानवरों वगैरह को क्या करते हैं उनको खिला देते हैं। तो husk particles are carried out by the wind. The sheets of grain separated and from a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for mainly purpose for such as fodder for cattle, यानी कि जैसा मैंने बताया कि पशुओं के चारे वगैरह के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं जो बचे हुए भूसे वगैरह, बाकी अनाज के कण जो हैं वो क्या है नीचे गिर गए हैं इस प्रोसेस में। तो अब पढ़ते हैं सेकेंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीविंग। सीविंग को हिंदी में हम चालन कहते हैं। जनरली सभी ने चलनी वगैरह तो देखी है, आटे की चलनी जिसको कहते हैं। Sometimes we wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities, rices and grain that may be present in it. What do? We use sieve and pour the flour into figure 5.5. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remain on the sieve. फ्रेंड्स इसमें क्या है कि कभी कभी हमें जैसे मान लीजिए किसी आटे का कोई एक अच्छा सा डिश बनाकर खाना है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले उसमें जो भी चोकर वगैरह जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स अलग कर लेते हैं। तब हम क्या करते हैं इसके लिए हम जनरली छलनी का प्रयोग करते हैं जैसा कि यहाँ पर फिगर वगैरह में आपको दिखाया गया है फ्रेंड्स। समटाइम्स वी विश टू sieve allows इन अ फ्लोर मिल, जैसा कि आटे की मिल में होता है, impurities like husk stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of the stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसा हम क्या करते हैं कि आटे से जब हम क्या करते हैं कि उसमें जो छेद होते हैं पोर्स होते हैं उनमें से क्या करते हैं कि आटे वगैरह छलनी के निकल जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती है उस छलनी में ही रह जाती है। तो जनरली जो आटा होता है आटे की मिल में हम गेहूं को पीसने से पहले क्या करते हैं आप लोगों ने भी देखा कि पत्थर वगैरह भूसे वगैरह को हटा देते हैं और जनरली क्या होता है कि गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है, उसमें जो आपने फ्लोर मिल वगैरह देखा होगा उसमें, तो चालन द्वारा जो क्या करते हैं उसमें पत्थर डंडियों भूसों को निष्पावन या थ्रेसिंग जो होता है उसके बाद गेहूं में जो रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है फ्रेंड्स। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है कि पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द स्टैंड बाय सेविंग। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को क्या करना है अलग किया गया है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइल्स सेपरेटेड पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड फिगर 5.7। तो आपने इस फिगर में आपने देखा। बात करते हैं एक्टिविटी 4 की। तो एक्टिविटी 4 में बताया गया है कि ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, sieve the floor to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? Sieving is used when components of mixture have different sizes. तो अब क्या करना है कि क्लास में एक्टिविटी 4 में क्या करना है, क्लास में जाना है, थोड़ा सा आटा घर से लाना है और चलनी से क्या करना है उस अशुद्धियों को अलग करना है और अब चॉक के पाउडर और आटे को एक साथ मिक्स करना है और उसको क्या करना है चलनी से अलग करना है। तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो चालन यानी कि जो प्रोसेस यानी कि विनोविंग जो हमारा प्रोसेस है
इस प्रोसेस को हम तभी यूज़ करते हैं जब क्या होता है कि ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जिनके जो साइजेस हो वो अलग अलग हो, उनको हम आराम से क्या करें, अलग कर सकें। कोई एक साइज़ मोटा हो तो दूसरा साइज़ क्या हो, उससे छोटा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सेडिमेंटेशन, डिकन एंड फिल्ट्रेशन मीन्स अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? कभी कभी क्या होता है कि मिक्सअप जो होता है वो जो होता है उसमें हम लोग हैंड पिकिंग या फिर विनोविंग प्रोसेस से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चावल और दाल में अगर धूल और मिट्टी जैसे बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हो तो हम क्या उसको अलग कर सकते हैं। तो दाल और चावल को हम पकाने से पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के अशुद्धियों को जो हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उसको हम हैंड पिकिंग से तो नहीं करते, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या करना होता है कि राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। when you add water to these components, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now what will sink the bottom of the vessels, rice or dust? Why have you seen the vessels is tilt to pour out the dirty water? अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपको जनरली चावल या दाल को क्या होता है, पानी से हम क्या करते हैं, धुलते हैं। जब आप चावल या दाल को पानी में डालते हैं तो उनमें जो चिपकी हुई जो भी धूल वगैरह, डस्ट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और ये अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, पानी में चली जाती हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्या ये जो अशुद्धियाँ हैं वो तली में बैठेंगी या फिर ऊपर रहेंगी, यानी चावल या धूल कहाँ जाएगा। तो जनरली जो आपको हैवी दिखेगा वही चीज़ नीचे हो जाएगी और जो हल्की होगी वो क्या होगी, ऊपर चली आएगी। राइस और पल्सेस when heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो जल में मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे जाकर तली में बैठने वाले इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं। तो यहाँ से आपको फ्रेंड्स एक क्या है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मिल गई सेडिमेंटेशन की। तो यानी वैसा प्रोसेस जिसमें जो भारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब अवसादित जो भी चीज़ें जो मतलब कि सेडिमेंटेशन के बाद जो है, जो मिश्रण को हम हिलाएं, उसमें हिलाने पर जो जल के साथ जो मिट्टी के जो साथ जो भी उड़ेलने वगैरह की जो क्रिया की गई है, उसको रिमूव वगैरह करने की जो क्रिया की गई उसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन मिली, एज फिगर 5.8 में आपको भी दिखेगा। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो अब आइए हम क्या करते हैं, ऐसे मिक्सचर का पता लगाते हैं जो कि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से क्या अलग होते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that form the top layer can then be separated by decantation. अब जो ये प्रोसेस किया गया है, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनमें से क्या होता है कि जो आपस में मैसअप नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या बात करते हैं, ऑयल और वाटर की अगर मिक्सअप की बात करें तो हम उसको आसानी से क्या है, अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब कि यदि द्रवों को अगर हम अलग करना है तो उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हमें रख देना होता है। तो वो दोनों अपने आप ही एक अलग अलग लेयर्स बना लेती हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पानी और वाटर को डालना है तो वाटर में वाटर और ऑयल लेना है तो ऑयल जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, ऊपर चला आता है।
Let us again consider a mixture of solid and liquid after preparing tea. What do you do to remove the tea leaves? Usually you use strainer to remove the tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain the strainer? This process is called filtration, as figure 5.1. Which method of separating tea leaves from the separated tea is better, decantation और filtration? तो अब हमको क्या करना है कि पहले हमको एक लेना है, लेट अस अगेन हम क्या करते हैं, फिर से एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सअप को लेते हैं और जिसमें से चाय को तैयार करने के बाद आप क्या करते हैं कि चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, आप जनरली छलनी का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये डिकैंटेशन इस प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि चाय की कुछ पत्तियां जो है वो अब भी उसमें मिली रहती हैं, तो अब चाय को क्या करते हैं, छलनी से अलग कर देते हैं, चाय को क्या करते हैं, छलनी में डाल देते हैं। तो क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? तो ऐसे प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि तैयार चाय से चाय की पत्तियों को जो है पृथक करने में, जैसे कि अभी क्या क्या प्रोसेस यूज़ हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें आपने 2 प्रोसेस को यूज़ किया था, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन को। तो इसमें कौन सी आपको प्रोसेस अच्छी लगी वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पे जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है, अब हम बात करते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जैसे कि अब हम क्या करना है, जैसे मान लीजिए पानी और ऑयल को भी हमें अलग करना है, या हम क्या करते हैं, हम सभी को पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से गंदे पानी को अलग करते हैं। तो उसके लिए भी हमें जैसे किस प्रोसेस को यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हमें भी क्या होता है, कुछ मेथड्स का यूज़ करना होता है। जैसे कि मिट्टी को पानी से अलग करना है, तो उसके लिए भी क्या होता है, कुछ एक प्रोसेस होता है, जैसे एक्टिविटी 5 में बताया गया है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब क्या करना है, तालाब से गंदा पानी लेकर आना, अगर आपको नहीं मिले तो एक पानी में जल जो है उसमें थोड़ी बहुत गंदगी मिला लेनी है, अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आप देखते हैं कि जो उसमें पानी है उसमें से जो गंदगियाँ हैं वो क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ऐसे प्रोसेस को फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water. Throw a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. तो आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, दूसरा ग्लास लेना है, उसमें क्या करना है, ये गंदे जल को भरना है या फिर जो भूरे रंग का पानी उसको लेना है। अब यहाँ पर भी आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करना है। क्या, जैसे आप चाय की छलनी में आपने क्या किया था, तो उसमें क्या करना है, तो आइए हम लोग, जैसे हर जगह क्या चाय की छलनी रहती है, तो प्रेजेंट तो हमेशा नहीं रहती है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कपड़े की ही हेल्प से ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको करते हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं छेदों में क्या होता है, वो जो से मडी वगैरह जो है वो उसमें रह जाते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it, as figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form a cone is fixed into a funnel, as figure 5.10. The mixture is poured off the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो यहाँ पर अगर क्या करना, यदि जल अब भी क्या है, गंदा है, जैसे हमने इसको छाना तो भी अगर गंदा है, तो उसमें से अशुद्धियों को फिल्टर पेपर से हम अलग कर सकते हैं, जिसमें आप जिसमें और भी छोटे छेद होते हैं फिल्टर पेपर में। तो फिल्टर पेपर एक ऐसा, मतलब कि क्या होता है कि फिल्टर पेपर में ऐसा क्या है, फिल्ट्रेशन होता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे जो छेद होते हैं। तो जैसा कि फिगर 5.9 में आपने देखा कि इसमें क्या है कि एक फिल्टर पेपर लेना है, उसको इस टाइप से
कुछ स्टेप्स से उसको मोड़ देना है, ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना है, फिर एज लाइक अ कोन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है। फिर इसमें क्या करना है, उसमें इस वाटर को डालना है। फिर उसके बाद वो अपने आप ही क्या होता है, छन के अपने आप उसमें से जो प्योरिटीज होती हैं वो नीचे चली जाती है और इम्प्योरिटीज उसमें रह जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टरेड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese like paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली फल और सब्जियों का जो जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें बीज और उसके अलावा सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ही अलग करते हैं। और जनरली हमारे घरों में जो पनीर बनाने का प्रोसेस होता है वो भी इसी से होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में जैसे दूध में क्या करते हैं, नींबू का पहले उसमें रस डालते हैं। तो दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. तो इस तरह से पनीर को हम मिक्सचर से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठोस जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जो सॉलिड पार्टिकल में जो पनीर बचता है वो हम उसको छान के अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इवेपोरेशन की। एक्टिविटी 6, ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर and stir it well. Do you see by change in the color of water, can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt as figure 5.11. Let the water boil away what is left in the beaker. अब आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है और उसमें थोड़ा सा वाटर लेना है, उसमें 2 चम्मच जो है वो नमक डालना है और अच्छी तरह से उसको क्या करना है, इसको हिलाना है। और आप जल में से उसमें क्या देखते हैं कि क्या कोई चेंजेस होता है, तो नहीं होता है। नमक जनरली पूरी तरह से घुल जाता है। अब हिलने के बाद क्या करना है कि आप बीकर में उसको देखना है, फिर उसको थोड़ा हीट करना है। जैसा फिगर में यहाँ पे आपको देख रहे हैं हीट किया गया है। तो उबलने के बाद जो क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर चला जाता है और केवल जो वाटर और जो बीकर है उसमें सिर्फ केवल नमक ही रह जाता है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ water and salt. The process of conversion of water into vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously whenever water is present. इस क्रिया में हमने क्या किया, मैशअप जल और नमक को अलग करने के लिए इवेपोरेशन का प्रोसेस किया। तो यहाँ से एक और आपको डेफिनेशन मिली कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी को क्या करना है, पानी में से जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उनको अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं दैट इज़ इवेपोरेशन। यानी कि पानी का जो है वो वेपर के फॉर्म में चेंज होना ही इवेपोरेशन है। जहाँ पर जो पानी होता है वो क्या करता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस करता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? जैसा कि आपने जाना कि जो नमक है वो कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। ऑफ one of these salts in common salt, when sea water allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salts like figure 5.12. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. तो नमक कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? तो समुद्र में हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में देखते हैं कि सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिक्सचर में रहते हैं पानी के साथ। इन्हीं सॉल्ट में से क्या होता है कि नमक भी होता है। जब समुद्र में क्या करते हैं, जब जल को क्या करते हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उनमें जब भर कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो फिर जो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, जैसे गड्ढे वगैरह में देखा होगा आपने, यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो फिर उसके बाद सनलाइट जब इस पे गिरती है तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो प्रेजेंट रहता है दैट इज क्या, सॉल्ट। तो इस तरह से हमको सॉल्ट मिल जाता है सी से। यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन के लिए एक से ज़्यादा भी आप मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड ऑफ separation of substances from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such
सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। तो हमने अपने पदार्थों में से कुछ विधियों को पृथक करने के बारे में डिस्कस किया और इसके बाद प्रायः ऐसे मैशअप्स को हम अलग करने में केवल एक ही मेथड का यूज़ नहीं करते, यानी कि एक चीज़ को अलग करने में या फिर इम्प्योरिटी को हटाने में एक से ज़्यादा मेथड का भी हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी a practical method of separating these. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. तो फ्रेंड्स इस एक्टिविटी 7 में बस ये बताया गया है कि नमक और रेत के जो मिश्रण होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं। आप इसमें क्या करेंगे कि हमने देखा कि हैंड पिकिंग प्रोसेस जो होता है वो इसमें तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम पार्टिकल्स हैं। अब इसको क्या करना है कि इस मैशअप्स को क्या करना है, फिर से क्या करना है, एक बीकर में लेना है एक बीकर में लेना है और उसमें कुछ वाटर को डालना है। अब आपको क्या करना है, पानी और उसको लेना है। फिर आप क्या देखते हैं कि रेत जो होता है वो बीकर की तली में बैठ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स की डिकेंटेशन और क्या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस उसमें हो गई। ठीक है, तो ये डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस उसमें हो गई है। तो अब क्या करना है कि जो फिल्टर किया हुआ द्रव है उसमें क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इसमें वही नमक है? तो नमक नहीं, यहाँ पर हमने क्या डाला है, अब अगर हमने यहाँ पर बालू डाला है तो यहाँ पर जनरली बालू ही होगा, सैंड ही होगा। अब नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड। अब हम क्या करते हैं, नमक और वाटर को जिस तरह से हमने अलग किया, क्या इसमें वही होगा? तो ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसा फिगर 5.13 में आपको दिखाया गया है, इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जो भी हमने फिल्टर किया है उसमें से नमक और जल को अगर हमें अलग करना है तो एक क्या करना है, एक हमें केटल लेना है, फिर उसमें कुछ समय तक उसको गर्म करना है, फिर उसमें क्या करना है, उसकी टोटी से जो भाप निकलता है, आप देख रहे होंगे जनरली इसमें से निकल रहा है, या एक क्या है, इसमें एक मेटल की प्लेट लेनी है जिस पर कुछ बर्फ को रख देना है, यानी कि इसको क्या करना है, इस प्लेट को ठंडा करना है। इस ठंडा करके इस प्लेट को अब जो यहाँ से भाप निकलती है वो इसके ऊपर लगा देना है। जो अब केतली से निकलने वाला जितना भी भाप है वो ऑलरेडी फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक प्रोसेस के बारे में जाना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो फ्रेंड्स कंडेंसेशन क्या होता है कि ये अपोजिट प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन किया जाता है वाटर का वेपर से फिर से वाटर में ही, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा है। और हमने चैप्टर 4 में भी ऐसा क्या है फ्रेंड्स, कुछ इसी टाइप के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिविटी 8 की। तो एक्टिविटी 8 में फ्रेंड्स यही इसी के बारे में बताया गया है। एक्टिविटी 8 की अगर हम बात करें तो उसके पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या जल किसी भी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकते हैं? तो अब हम एक बात ये जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपने जैसा कि चैप्टर 4 में पढ़ा था, वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फ्रॉम अ सॉल्यूशन we see that these substances are soluble in water. That will happen if we go on adding more and more of substances to a mixed quantity of water. तो क्या हमने देखा चैप्टर 4 में कि जल जो है वो सब वाटर में क्या सभी चीज़ें घुल जाती हैं। तो हमने पदार्थों को, जैसे कि जनरली कुछ चीज़ें जो है घुल जाती हैं, तो पदार्थों को जल में क्या करते हैं, घोलते हैं। तो जल की एक क्या होती है, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, और इसके साथ साथ मटेरियल की भी क्या होती है, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। और अगर हम उसको क्या उस क्वांटिटी को, जो मटेरियल को जो हम मिला रहे हैं वाटर में, उसको बढ़ाते जाएं तो उसका क्या होगा, उसके बारे में एक्टिविटी 8 में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो एक्टिविटी 8 में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है कि एक बीकर लेना है फ्रेंड्स, फिर उस बीकर में क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है, 1 चम्मच नमक या फिर
1 चम्मच लेना है, नमक लेना है और जल की कुछ मात्रा लेनी है और आधा कप जल जो है, आधा कप पानी लेना है। उसमें क्या करना है, चम्मच से नमक को उसमें डालते जाना है और जब तक वो पूरी तरह से घुल ना जाए, जैसा कि फिगर 5.4 में आपको दिख रहा है, अब उसमें आपको डालते जाना है। अब फिर 1 चम्मच और डालना है। इस तरह से आप क्या करना है, बार-बार इसमें चम्मच से नमक डालते जाना है। फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं कि नमक घुलते-घुलते एक ऐसा स्टेज आता है कि जो नमक का जो प्रोसेस घुलने का होता है, वो अब नहीं होता है, अब वो नहीं घुल पाता है। तो द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो अब सॉल्यूशन की ये जो कंडीशन आती है, इसे हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, ये जो हिंट देता है हमको, ये बताता है कि संभवतः क्या होता है कि रेत, जैसा पहेली ने भी ऐसा किया कि उसने ट्राई किया कि रेत जो है उसको भी बहुत अधिक मात्रा में क्या है, जैसे मात्रा में मिले नमक की, जैसे हमने प्राप्ति की थी रेत में से, वैसे क्या हम इसमें से नमक की मात्रा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानना है कि जो भी अविलेय होते हैं, अनडिज़ॉल्व्ड मटेरियल्स होते हैं, उनमें से नमक रेत के साथ क्या होता है, मिला ही रह जाता है, जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वह अधिक मात्रा जिसमें जल का उपयोग करके हम समस्या का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको कल्पना करना है कि उस पहेली के पास क्या है, मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो क्या किसी उपाय के द्वारा हम इसमें और अधिक नमक को घोल सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि एक फिक्स क्वांटिटी के बाद इसमें हम नमक को नहीं घोल सकते, लेकिन अब हम इसमें एक प्रोसेस करेंगे जिससे हम नमक को घोल सकते हैं, जैसा कि एक्टिविटी 9 में बताया गया है। एक्टिविटी 9 में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि इसमें कुछ बीकर में कुछ पानी लेना है और उसमें तब तक नमक को मिलाना जब तक कि उसमें नमक पूरी तरह से घुल ना जाए और वो अपनी सैचुरेटेड कंडीशन में ना आ जाए। अब सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, आप कम मात्रा में इसमें नमक मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गर्म करने से हम क्या पाते हैं कि नमक फिर से उसमें घुलने लगता है। तो इस गर्म विलयन को ठंडा करने के लिए फिर से रख देते हैं और बीकर की तली में देखते हैं कि नमक जो है वो फिर से बैठ गया। तो हमको यह पता चलता है कि गर्म करने पर जो नमक की और अधिक मात्रा इसमें घोली जा सकती है, लेकिन क्या जल में जो है विभिन्न जो भी सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं वो समान मात्रा में ही घोल सकते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक्टिविटी 10 में बताया गया है। एक्टिविटी 10 में ये बताया गया कि आपको 2 ग्लास लेना है, उसमें सब दोनों में आधा-आधा कप में पानी भरना है और 1 ग्लास में 1 चम्मच में नमक लेना है और उसमें मिलाते जाना है और तब तक घुलना है जब तक कि वह घुल ना जाए, तब तक उसमें मिलाते जाना है। यानी कि वो अपनी कौन सी स्टेट में पहुँच ना जाए, जब तक वो अपने इस स्टेज में जाए, जैसा कि हमने आपको बताया था, सैचुरेटेड स्टेज में आप वो ना पहुंच जाए। तो इसके बाद अब हम क्या करना है कि अब उसमें से क्या करना है, 1-1 चम्मच नमक की मात्रा को क्या करना है, सैचुरेटेड होने के बाद भी उसमें डालते जाना है और नमक के चम्मच जो है उसमें घोलते जाना है, जैसा कि यहाँ 5.2 आपको सीरीज में आपको टेबल में दिखेगा। और उसको क्या करना है कि उसको चीनी के साथ, अब इस एक्टिविटी को अब चीनी के साथ दोहराना है। तो आप देखते होंगे क्या जितना नमक घुल गया, क्या उतनी ही मात्रा में जो शुगर है वो भी ऐड हो गया फ्रेंड्स? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सॉल्ट जो है वो आपको काउंट करना है कि कितने चम्मच उसमें मतलब कि नमक डाला हमने और वो कितने चम्मच में वो घुला। तो यहाँ पर उसकी क्या करनी है, आपको इसकी क्वांटिटी लिखनी है। इसी तरह से आपको शुगर भी लिखना है और ऐड करके उसमें करते जाना है कि कितना उसने आपने शुगर मिलाया, कितना आपने सॉल्ट मिलाया और कितना क्वांटिटी तक वो घुल सका। तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आल्सो यूज इन अ साइंस लैबोरेटरी। यानी कि हमें क्या है कि पदार्थों के अलग करने की बहुत सारे मेथड्स के बारे में हमने देखा और इस चैप्टर में हमने जो भी मतलब यूज़ किया है उसको हमको लैब में भी यूज़ करना है और मतलब लैब में भी यूज़ किया जाता है इन सब मेथड्स का। तो we also learned that a solution is prepared by dissolving a substances in a liquid. A solution is said to be saturated if it can't dissolve more of substances in it. तो हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में क्या है, घोलने से विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, लेकिन सॉल्यूशन में जो घोली जाने वाली जो भी मात्रा होती है पदार्थ की, उसको क्या होता है, उसमें और अधिक ना घुल सके। तो ऐसे मतलब कि स्टेट को हम सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मतलब कि कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स दिया गया है और एंड कुछ समरी इस चैप्टर की दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड एक्सरसाइज वगैरह भी इसमें कुछ दिया गया है।
और कुछ यहाँ पे सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जाना इस चैप्टर में कि किस तरह से सभी पदार्थों को अलग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।